यानी उसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, पेपर खाली दे गया है। वहाँ पे सिस्टम जो है वो नंबरिंग वाला नहीं कि हमारे 1000 में से जी बच्चे ने 988 ले लिए, तो उन्होंने बच्चे को मार्क्स नहीं, बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। इस पे बात पे जरा गौर करें, मार्क्स नहीं दिए, रिमार्क्स दिए। पूछा गया कि ये बच्चा जो है इसने तो एकेडमिक्स में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, कोई इसने मैथ्स में कोई 100 मार्क्स में से कोई 60-70 नहीं लिए, तो ये कैसे? उन्होंने कहा ये बच्चा सुबह उठता था, यूनिफॉर्म पहनता था, गाड़ी पे आता था, क्लास में तो बैठता था, खेलता भी था, स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, सिर्फ एक एकेडमिक्स इसकी जो है वो कमज़ोर थी। तो क्या इसकी बेस पे हम इस बच्चे को नीचे ले आए? तो अगर एक स्टूडेंट आप समझते हैं कि यार इससे मैंने सभी तरीके सभी जो काम है करवा लिए लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है जी जी, मेरा ज़हन है उसको छोड़ देना तो कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होता है, तलबात होते, तो उनके लिए क्या सलूशन इख्तियार करना चाहिए? बच्चा कॉलेज लेवल पे जाता है 10 साल स्कूल में पढ़ने के बाद, तो वो अपने आप को मादर पितर आज़ाद समझता है। जब बच्चा घर से पैदल स्कूल में जाने वाला और स्कूल से घर में आने वाला, जब उसका पाँव जो है वो बस पे चढ़ लगता है ना, तो वो समझता है कि अब मेरी परवाज़ जो है वो बहुत ऊंची हो गई है। अब वो डिमांड करता है। देखिए, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाता हूँ, जब उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाती है या उन्हें कोई थोड़ा सा आपके लबो लहजे में थोड़ी सी सख्ती आ जाती है पढ़ाई में, तो आगे सवाल ये स्टूडेंट्स करते हैं कि हम स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं। अच्छा, यानी हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मीनिंग्स जो वो चेंज करके रख दिए हैं कि जिन चीज़ों से हमें शर्म करनी चाहिए उन चीज़ों से हम शर्म नहीं करते, और जिनसे शर्म नहीं करनी चाहिए उनसे हम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो वो उससे शर्म नहीं आती, लेकिन जब उन्हें कहा जाए ना क्लासरूम के अंदर कि आओ अपनी प्रेजेंटेशन दो, खड़े हो जो सामने, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, जब उन्हें बुलाया जाए तो वो शर्म करते हैं। हालांकि जिन चीज़ों से शर्म करनी चाहिए उनसे नहीं करते। तो मैंने बेटे को बताया, बेटा कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें जो स्टूडेंट साथ लगाएंगे ना वो स्मोकिंग पे लगाएंगे, लेकिन याद रखना तुम बेंसन पीना, तुम 555 पीना, अच्छा सिगरेट पीना, ये थका हुआ और कोई ऐसे लो ब्रांडेड सिगरेट ना पीना, लेकिन बात याद रखना नुकसान हर सिगरेट का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अरशद चौधरी आज एक नए प्रोग्राम और एक नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, टीचिंग के शोबे से रिलेटेड हैं, इनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद यूसुफ फाजल साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मजाज हैं सर? अल्लाह ताला का शुक्र, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ARP न्यूज़ पे मुझे मदऊ किया और यहाँ पे लोगों के साथ कुछ और आपके साथ जो है वो बैठक करने का मौका मिला मुझे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, थैंक यू हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू। मुझे ये बताएं, ये जो टीचिंग है सर, इसकी तरफ रगबत कैसे हुई? कौन से ऐसे राजों ने आज हैं कि जिनकी वजह से आपने टीचिंग को चूज़ किया? इस बारे में कुछ हमारे नाजरीन को डिटेल से बताएं। जी, सबसे पहले तो ऐसा है कि अगर मैं पास्ट में नज़र दौड़ाऊँ तो मेरी फैमिली में मुझे कहीं भी कोई पढ़ा लिखा बंदा नज़र नहीं आया। अच्छा, ठीक है। और बहरहाल मैंने स्ट्रगल जारी रखी और मैं जब FSC में था, JLM कॉलेज में पढ़ता था, इंटर कॉलेज, तो एक अच्छी मुशावरत ना होने की वजह से मैं उधर भी जो है वो FSC में भी अपने आप को अच्छा प्रूव ना कर पाया। मेरा शौक़ था आर्मी को ज्वाइन करने का। अच्छा। मैं 1 दफ़ा गया, 2 दफ़ा गया, 3 दफ़ा गया, नॉट रिकमेंड होता गया। बिल आकर 3-4 महीने का प्रोसेस था। मेरी FSC के एग्ज़ाम में मेरी सप्ली आ गई। अच्छा। अब अगर कोई एजुकेटेड पर्सनैलिटी होती मेरे घर में, मुझे उसकी कोई सहूलत मुयस्सर होती, तो मैं आगे FSC को मैं रिपीट कर लेता, लेकिन मैं सिंपल से टेस्ट जो है वो एग्ज़ाम दिया और मैंने इंटरमीडिएट कर लिया। ठीक होगा। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की तरफ अपना सफ़र रखा, ठीक है, और मैं उसको भी मैंने प्राइवेट ही किया, ठीक है। और प्राइवेट इस तरह से कि मुझे इसमें था कि मैंने FSC मेरी नहीं हुई, मैं मेडिकल के शोबे को ज्वाइन नहीं कर सका, या फिर उसके बाद मैं आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सका, तो मैं अब इसको जो है वो ख़ुद से ग्रेजुएशन जो है वो BA में करूँगा। ठीक हो गया। अब जब मैंने BA कर लिया तो मेरी इतनी स्ट्रगल के बाद जो है वो मुझे ये लगा कि जिस तरह से मैं पढ़ा हूँ
इस तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि इस नेमत से महरूम हैं, एक अच्छी काउंसलिंग से महरूम हैं, या उन लोगों को एक अच्छी गाइडलाइन जो है या गाइडेंस जो है वो नहीं मिल रही। तो इस तरह से फिर मैंने 17 अप्रैल 1994 को मैं खारियाँ से ही मैंने स्टार्ट किया अपनी टीचिंग का करियर जो है। आफ्टर ग्रेजुएशन 94 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ और फिर मैं ने टीचिंग जो है वो ज्वाइन कर ली। मुझे याद है कि उस वक्त जो है वो 1500 रुपीज़ जो है वो पर मंथ सैलरी मिलती थी और उसमें भी जो है वो बरकत थी। उसके साथ साथ फिर मैंने शाम को खानिया कैंट में एक हमारे प्रोफेसर थे, आपने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू किए, उनके भी प्रोफेसर जो हैं वो होंगे, नसरुल्लाह चौधरी साहब के भी प्रोफेसर हैं वो। जी ये लास्ट फ्राइडे को इंटरव्यू दे जी। तो मलिक यूसुफ साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको बड़ी करामत करे, आमीन। वो मेरे इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। तो दिन को मैं अपनी जॉब करता और इवनिंग में वहाँ पे उनके पास एकेडमी लेने के लिए चले जाता। तो इस तरह से करते करते मैंने एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर किया। तो उस वक्त ये था कि कुछ 16 मंथ्स के बाद, यानी 1.5 साल के बाद रिज़ल्ट जो है पंजाब यूनिवर्सिटी अनाउंस करती थी। अगर कोई आपकी एक सप्ली भी आ जाती तो फिर भी आपको बहुत सारा लंबा जो है तवील अरसा इंतज़ार करना पड़ता और फिर जाके तो आपकी सप्ली क्लियर होती। ये इसी दौरानिए के साथ साथ मैंने मेरे अंकल हैं, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं लॉ की तरफ आऊँ। अच्छा। तो मुझे नहीं इसका कोई इल्म था, ना ही मेरी कोई इस तरह इंटरेस्ट थी। तो बहरहाल लॉ में भी मैंने जो है वो एडमिशन लिया आफ्टर मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। वहाँ से दिन को पढ़ाना और शाम को इवनिंग क्लासेस के लिए जेएलएम लॉ कॉलेज चले जाना। 1 साल तो ये सिलसिला लगा रहा। उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, कभी गए कभी ना गए, और बिल आखिर मेरे एम.ए. इंग्लिश लिटरेचर होने के बाद मैंने लॉ जो है वो भी क्लियर कर लिया। तो इस तरह से मेरा टीचिंग का कैरियर जो है वो साथ साथ रहा। अब खारिया में एक प्राइवेट कॉलेज था, उसमें मैं टीच करता था। तो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने BS और MS लोग जो है वो फ़ारग करने शुरू कर दिए, यानी फ़ारगुल तहसील होके तो मैदान में वो आने शुरू हो गए। अब मुझे ये लगा कि मेरा फ्यूचर जो है वो तो अब डैमेज हो जाएगा, मैं तो जॉब चली जाएगी। अब क्या करूं, हाउ कैन आई सिक्योर माई सेल्फ। मैंने क्या किया कि मैंने MPhil में एडमिशन ले लिया। ठीक है। यानी पहले मैंने एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में मास्टर जो है वो किया और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद फिर मैंने MPhil का सोचा कि मैं MPhil करूं और अपने आप को मैं अपनी जॉब को सिक्योर कर लूं। तो फिर वही सिलसिला था कि दिन को जॉब, और मैं जब क्लासेस होती या अपने सुपरवाइज़र साहब से मिलना होता या वर्कशॉप होती तो टीचिंग प्लस लर्निंग जो है प्रोसेस ये चलता रहा, और इस्लामाबाद मेरा आना जाना जो है वो लगा रहा। तो इस तरह से मैंने 2016 में MPhil एजुकेशन एंड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट जो है वो उसमें मैंने कर लिया। तो इस तरह से लगभग 25 इयर्स से ज़्यादा जो है वो मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है, और डिफरेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस में मैं अपनी खिदमात जो है वो सर अंजाम देता रहूँ। और अभी ये सिलसिला जो है चल रहा है। अभी भी मैं खारिया के एक प्राइवेट कॉलेज के साथ मुंसलिक हूँ, और वहाँ पे मैं जहाँ तक हो सकता है स्टूडेंट्स की काउंसलिंग और स्टूडेंट्स की बेटरमेंट एंड एमेलियोरेशन के लिए और स्टूडेंट्स को अच्छी गाइडलाइन देने के लिए बहुत कोशिश करता हूँ। लेकिन आजकल कुछ ट्रेंड्स ऐसे हैं कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना जो है टूवर्ड्स एकेडमिक्स, टूवर्ड्स एकेडमिक एक्सीलेंस, इट हैज़ बिकम टू मच डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड। अब आ जाते हैं आपकी जॉब की तरफ। आपकी नज़र में ये जो लफ्ज़ तालीम है, जी, इसका क्या मतलब है? जी, तालीम जो है इन ट्रू सेंस जो किताबी चीज़ें हैं, जो किताबों के अंदर लिखी हुई हैं, या अगर मैं फ़िलोसॉफ़िकल आपको मैं बताऊं तो एजुकेशन इज़ चेंज ऑफ माइंड। ठीक हो गया। ठीक है, एजुकेशन मीन्स चेंज। ठीक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा मज़ीद आपके गोशगुजार करता चला जाऊँ कि फ़ैशन या जदीदियत जो है वो क्या है, दैट इज़ एजुकेशन। ठीक है, हमने फ़ैशन को ले लिया है वल्गैरिटी, कि जिसके जिस्म के ऊपर कपड़े कम होंगे ये फ़ैशन है। अगर एक बच्चा जो है वो अगर एकेडमिक्स में बेहतर नहीं है, अपने ग्रेड्स और स्कोर्स में बेहतर नहीं है, तो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अगर वो मोटिवेटेड होता है या उसे कहीं से सेल्फ मोटिवेशन मिलती है एंड ही ट्राइज टू चेंज हिमसेल्फ और हर सेल्फ, दैट इज़ फैशन। एंड चेंज मीन्स फैशन, चेंज मीन्स एजुकेशन।
ठीक है, जहन साजी, किरदार साजी आपकी, या स्कूलों में जाएं तो दीवारों के ऊपर और बच्चों ने चार्ट के ऊपर लिखा होता है कि तालीम जो है उसके मकासद या तालीम क्या है, कि जी आपके जहन की तरबियत, आपके दिमाग की तरबियत, आपके इखलाक की तरबियत, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें लिखी होती है। तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये है, एजुकेशन मीन्स चेंज, तब्दीली, एंड चेंज टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, मुस्बत चीज़ की तरफ, ठीक है, जो आपको डिफरेंस बताती है बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, बिटवीन करेक्ट एंड इनकरेक्ट, बिटवीन गुड एंड बैड, बिटवीन इवल एंड गुड, ठीक है, अच्छा और बुरा जो है वो क्या है, ठीक है। ये एक तालीम की डेफिनेशन है जो किताबों में है, या जो माहिर तालीम जो हैं वो लिखते हैं, या जो एक मुहक्कक लोग जो है जो मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं, वो इस तरह की जो है वो डेफिनेशन तालीम की आगे कि जहन साजी और आपकी तरबियत, आपके किरदार साजी, वो इसको इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन फ़ी ज़माना अगर देखा जाए तो तालीम के जो मीनिंग है वो हमें चेंज नज़र आते हैं। अब तालीम नहीं बल्कि अब मालूमात जो है, ठीक है, यानी यू विल सी इंफॉर्मेशन नॉट एजुकेशन, ठीक है, आपको मालूमात जो है वो जगह जगह मिलेगी, और तालीम जो है एजुकेशन वो आपको कहीं कहीं मिलेगी। हालांकि तालीम और मालूमात जो है ये दोनों आपको जब एक आपको डाटा देते हैं, एनालिसिस देते हैं, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को, आपकी फ़िलोसॉफिकल थिंकिंग को, आपके एटीट्यूड को, आपकी जहन को, और आपके जो है वो माशरत को, यानी आपको सिविलाइज बनाते हैं, आपको सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं। ये मालूमात यानी इंफॉर्मेशन और एजुकेशन दोनों की जो इम्तजाज है वो आपको जो है वो ट्रू एजुकेशन की तरफ लेके जाता है। तो जहाँ जहाँ पे आपको तरबियत की कमी नज़र आए वहाँ पे समझ लें कि मालूमात का मवाद तो है, तालीम कोई नहीं है। छोटी सी बात था, लोग कहते हैं जी यार पता नहीं कि मेरा उम्रा या हज जो है वो कबूल है या नहीं। तो इसका सिंपल सा एक एनालिसिस इसका है, अगर आप वापस आने के बाद आप में तब्दीली आ गई तो आप समझ लेंगे कबूल है, अगर चेंज नहीं आया तो समझेंगे। इसी बात पे आता हूँ, कुछ माह पहले मैं उम्रा करके आया, तो बंदे आके ना मुझसे पूछते थे कि चोई साहब अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡਾ उम्रा कबूल करे। उनसे पहले तो ये कहता था कि जिस जगह पे हम जाते हैं ना उम्रा या हज करने, मेरा ख्याल है कि दुनिया की या आखिरत की भी बात करें तो उसमें यही है कि पाकीज़ा जगह है जी। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह की ज़ात ऐसे बंदों को अपने घर बुलाए जो ज़हनी तौर पे या अंदरूनी तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे किसी भी वो ना हो। कहता था कि जो फीलिंग है वो नहीं मैं बता सकता, और दूसरी चीज़ है जो स्टोरी है, मैं वहाँ गया ये मैं बता सकता हूँ। उसी बात पे मैं आ रहा हूँ कि आपने बताया कि उम्रा या हज, तो बात ये है कि उम्रा और हज जो है आप कर आते हैं। अच्छा। और मैंने कुछ बंदों से ये भी सुना, बात तकरीबन ठीक ही है कि इस दौर में उम्रा हज करना कोई मुश्किल नहीं है। जी जी सही। लेकिन असल बात जो है वो उस पे अमल पैरा होना। जी जी क्या ख्याल है? जी जी सही सर। देखिए कुरान वो ये चीज़ है, कुरान पाक की आयत है अकीमुस्सलाह, ठीक है, उसका तर्जुमा पढ़ें। तर्जुमा क्या है? नमाज कायम करो। जी बिल्कुल। और हम क्या करते हैं? हम नमाज पढ़ते हैं। दिस इज द डिफरेंस, दिस इज डिफरेंस। और जो भी आपने उम्रे और हज की बात की, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, जिस तरह तजरीदी आर्ट होता है, रंग बखेरे जाते हैं और हमें समझ नहीं होती। इस तरह से हम अपनी फीलिंग्स को, अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी फलां बड़ा झूठा है, कितना झूठा है, हम ना उसको देख सकते हैं, ना मेजर कर सकते हैं, ना काउंट कर सकते हैं। सही बात। जो फीलिंग्स हैं आपकी गुड और बैड, आप उनको ना मेजर कर सकते हैं ना काउंट कर सकते हैं। हकीकत बात। ठीक है, वो एक्सप्लेन होती ही नहीं है, उनकी इंटेंसिटी जो है, शिद्दत जो है वो एक्सप्लेन होती नहीं है। तो ये तो बस एक इंसान जो अच्छी और मुतबरक मुक़द्दस जगहों पे जाता है, उनकी फीलिंग्स को वो खुद ही उनका टेस्ट लेता है। तो इससे दूसरों को हम सिर्फ उनके लिए यही है कि हम गए हैं और आ गए हैं। आजकल ना बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, स्टूडेंट जो है, बच्चा रेगुलर जा रहा है यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल, ठीक, लेकिन जब रिजल्ट आता है जी जी तो प्रोग्रेस क्या होती है? ज़ीरो। ठीक। वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं या ऐसी बातें हैं
कि आजकल जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, इनमें कौन सी वो वजूहत या ऐसी बातें हैं कि ये पढ़ाई की तरफ जो है इनकी रगबत बहुत कम हो रही है? क्या इसमें टीचर का कसूर है, यूनिवर्सिटी कॉलेजों के माहौल का कसूर है, या इसमें बच्चे का या वालिदैन का कसूर है? इसमें इसके बारे में ना थोड़ी सी डिटेल मुझे बताएं। इसमें तो ये है कि सबका कसूर है। ठीक है, ठीक है, एक बंदे का कसूर नहीं। पुरानी किताबों में या पुराने जो एजुकेशनिस्ट हैं वो कहते थे कि एजुकेशनल प्रोसेस इज़ ट्रायंगल। ठीक है, क्योंकि हमारी निशिस्त जो है ये मैं चाहता हूँ कि खालिस्तान एजुकेशनल बेस हो, जाके जो एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, वो, और ये भी है कि डिग्री होल्डर्स के लिए नहीं, एजुकेटेड लोगों के लिए हमारी डिस्कशन जो है वो हो। पहले था ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है कि पेरेंट्स और टीचर्स और थर्ड कौन है? स्टूडेंट। दोनों का फोकस जो है वो स्टूडेंट के ऊपर है। बिल्कुल ठीक हो। पेरेंट्स और टीचर्स जो हैं वो एक पार्टी थे, स्टूडेंट्स जो हैं वो एक पार्टी थे। अब क्या हो गया? टीचर अलग पार्टी बन गया, स्टूडेंट अलग पार्टी बन गया। पेरेंट्स जो हैं वो डंडे सोटे या क्रिटिसिज्म या सोशल मीडिया को यूज करके वो अलग पार्टी बन गए। लेकिन अब ये है ना ट्रायंगल या मुसल्लस, इससे निकल के अब हेक्सागोन होगी। अब आपकी गली मोहल्ला, आपका मोबाइल, स्कूल, एनवायरनमेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, दोस्त, टीवी, केबल, नेटवर्क, ये तमाम चीज़ें मिला के जो है तो ये सारी इंटरलिंक्ड है चीज़ें। अब आ जाते हैं कि जी बच्चे की एकेडमिक्स जो बेहतर नहीं होती। जापान के अंदर एक रिसर्च हुई, उसमें एक बच्चा जो था उसके एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स जो हैं वो कुछ नहीं आए, यानी उसने एग्ज़ाम दिया ही नहीं है, पेपर खाली दे गया है। वहाँ पे सिस्टम जो है वो नंबरिंग वाला नहीं कि हमारे 1000 में से जी बच्चे ने 988 ले लिए या 1100 में से सिर्फ 2 नंबर कम नाम ले लिए। बोर्ड्स के ऊपर हमारे लिखे खारिये में हर जगह पे कि जी फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इस तरह से इतने नंबर लिए हैं। और लेबॉर्ट्री से भी जो है वो उनके बच्चे जो हैं वो FSC लेवल के, मेटल लेवल के ऊपर लेबॉर्ट्री में वो करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर जब उन्हें बताया, जब पूछा जाए अच्छा बताओ जी हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड कैसे बनेगा, नहीं बना सकते। ठीक है, अब जो आपने सवाल किया है उस तरफ आते हैं। तो जो जापान का बात कर रहा था, तो उन्होंने बच्चे को मार्क्स नहीं, बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। अच्छा, ठीक है, इस पे बात पे जरा गौर करें। मार्क्स नहीं दिए, रिमार्क्स दिए। ठीक है, एंड पे लिखा होता है एक्सीलेंट, वेरी गुड। जी बिल्कुल। तो पूछा गया कि ये बच्चा जो है इसने तो एकेडमिक्स में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, कोई इसने मैथ्स में कोई 100 मार्क्स में से कोई 60-70 नहीं लिए, तो ये कैसे? उन्होंने कहा ये बच्चा सुबह उठता था, यूनिफॉर्म पहनता था, गाड़ी पे आता था, क्लास में तो बैठता था, खेलता भी था, स्कूल की सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, सिर्फ एक एकेडमिक्स इसकी जो है वो कमज़ोर थी। तो क्या इसकी बेस पे हम इस बच्चे को नीचे ले आए? ठीक है। और हमारे यहाँ पे क्या है, फीस अगर पेरेंट्स की गफलत या महरूमी की वजह से या कोई प्रॉब्लम की वजह से नहीं दी जा रही, तो बच्चे को एजुकेशनल प्रोसेस जिसका कसूर नहीं है उसको वहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है, फीस लेके आओ, ये नहीं है, बुक्स नहीं है। ठीक है, इस पे हम बाद में आते हैं कि ये मेडिकल स्टोर्स और जो बुक सेंटर जो स्कूलों के अंदर बने हुए, तो सर इसमें टोटल जो है ना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारे माशरे के ऊपर है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है कि जब एजुकेशनल सेक्टर जो है वो इधर इट इज़ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये टोटली जो है या टू ग्रेट एक्सटेंट वो बिजनेस माइंडेड हो चुके हैं। जब बिजनेस माइंडेड होंगे फिर ये हालात पैदा होंगे। जब पेरेंट्स और टीचर्स वो बच्चे को ओन नहीं करेंगे, जब एक टीचर ने स्टूडेंट को सख्ती की है या उसको एजुकेशन की तरफ लगाया है और वो बच्चा माइंड अगर करता है तो जाके पेरेंट्स को बताता है, तो पेरेंट्स अलग पार्टी बनते हैं, तो वहाँ बच्चा ग्रूम नहीं कर सकता। देखें, एक प्लांट के लिए प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हवा भी ज़रूरी है, उसके लिए रोशनी भी ज़रूरी है, पानी भी ज़रूरी है, सॉइल भी ज़रूरी है। अगर आप कहें कि पानी देना है और मैं कहूँ पानी नहीं देना,
हाँ, तो बिल्कुल। प्लांट जो है वो प्लांट कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। कभी नहीं करता, हकीकत है। ठीक है, तो इस तरह से फिर कुछ जो हमारे एजुकेशन सेक्टर हैं उन्होंने एक्टिविटीज़ ऐसी दे दी हैं जिनको किताबों में तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ रखी हुई है, लेकिन वो बच्चों की तालीम, बच्चों की रूहानी, जिस्मानी, ज़हनी इखलाकी इक़दार के साथ बिल्कुल मैच नहीं करती। थोड़ा सा अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें कि जब बच्चा कॉलेज लेवल पर जाता है 10 साल स्कूल में पढ़ने के बाद, तो वो अपने आप को मादर पितर आज़ाद समझता है। जब बच्चा घर से पैदल स्कूल में जाने वाला और स्कूल से घर में आने वाला, जब उसका पाँव जो है वो बस पे चढ़ लगता है ना, तो वो समझता है कि अब मेरी परवाज़ जो है वो बहुत ऊंची हो गई है। अब वो डिमांड करता है। देखिए, मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल पढ़ाता हूँ, जब उन्हें अच्छी एजुकेशन दी जाती है या उन्हें कोई थोड़ा सा आपके लबो लहजे में थोड़ी सी सख्ती आ जाती है पढ़ाई में, तो आगे सवाल ये स्टूडेंट्स करते हैं कि हम स्कूल में हैं या यूनिवर्सिटी में हैं। अच्छा, यानी हमने यूनिवर्सिटी और कॉलेज के मीनिंग्स जो है वो चेंज करके रख दिए हैं कि क्या कॉलेज की या यूनिवर्सिटी की डेफिनेशन जो है वो फ्रीडम है, लिबर्टी है, व्हाट टाइप ऑफ लिबर्टी, व्हाट टाइप ऑफ फ्रीडम, ठीक है, वो होनी चाहिए। ठीक है, लिबर्टी टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, ठीक है, फ्रीडम टू से व्हाट यू वांट टू से, ठीक है, नॉट दैट यू आर गोइंग टू डेविएट फ्रॉम एकेडमिक्स, कि आप एकेडमिक्स से दूर होते चले जा रहे हैं, आप पढ़ाई लिखाई से दूर होते चले जा रहे हैं। तो हमारी सोसाइटी के अंदर ना पेरेंट्स जो हैं वो जाते हैं, पीटीएम तो स्कूल लेवल तक होती है। जी बिल्कुल। मैंने देखा है बहुत ही कम बुलाने के बावजूद भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पेरेंट्स जो हैं बहुत ना, कम आई आते थिंक इनकी हिम्मत नहीं है कि जब औलाद जवान हो जाए उनको चेक करने की। मैं जब लॉ के एग्ज़ाम दे रहा था तो मेरे साथ एक फादर थे किसी बच्चे के, तो उन्होंने कहा कि जब फर्स्ट ईयर में बच्चा जाता है तो सबसे पहले बच्चे का शौक होता है स्मोकिंग करना, छुप छुप के स्मोकिंग करना। तो मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि जिन चीज़ों से हमें शर्म करनी चाहिए उन चीज़ों से हम शर्म नहीं करते, और जिनसे शर्म नहीं करनी चाहिए उनसे हम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्मोकिंग करते हैं तो वो उससे शर्म नहीं आती, लेकिन जब उन्हें कहा जाए ना क्लासरूम के अंदर कि आओ अपनी प्रेजेंटेशन दो, खड़े हो जो सामने, टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, ठीक है, अपनी ओरल कम्युनिकेशन को बेहतर करो, अपनी ओरल प्रेजेंटेशन को ठीक करो। देखो क्या हमारे सियासतदान सारे पीएचडी हैं, मेट्रिकुलेट होंगे, इंटर होंगे, लेकिन उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बड़ी स्ट्रांग है, वो लाखों के मजमे से बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे पढ़े लिखे भी बंदे जो हैं वो लोगों से बात नहीं कर सकते, कॉन्फिडेंस नहीं है, ओरल प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। जब उन्हें बुलाया जाए तो वो शर्म करते हैं, हालांकि जिन चीज़ों से शर्म करनी चाहिए उनसे नहीं करते। तो मैं उस फादर की बात कर रहा हूँ, तो उसने कहा, मैंने बेटे को बताया, बेटा कॉलेज में जाओगे तो सबसे पहले तुम्हें जो स्टूडेंट साथ लगाएंगे ना वो स्मोकिंग पे लगाएंगे, लेकिन याद रखना तुम बेंसन पीना, तुम 555 पीना, अच्छा सिगरेट पीना, ये थका हुआ और कोई ऐसे लो ब्रांडेड सिगरेट ना पीना, लेकिन बात याद रखना नुकसान हर सिगरेट का है। उन्होंने कहा कि मेरी ये बात, उसके बाद मैंने उससे चेक भी किया, चेक करवाया भी, मेरे बेटे ने सिगरेट को हाथ ही नहीं लगाया। अगर हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये नहीं करना तो बच्चा जो है वो वही काम करेगा। मकसद है कि कोई भी काम है ना उसका एक तरीका का काउंसलिंग, उस हिसाब से उसको गाइड करे। तो बहुत सारे ऐसे मसाइल या ऐसी बातें हैं जो आपका बच्चा समझ जाएगा। आजकल जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है, इसकी नाकामी की वजूहात क्या है, इस बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताएं। जी, तालीम की जो नाकामी की वजूहात है, सबसे पहले तो ये है कि हम ही नाकाम हैं, हमने अपने आप को कामयाब करने के लिए कोई एफर्ट नहीं की। और अगर देखा जाए अपने मुल्क को, तो एक तो सबसे इसमें बैड गवर्नेंस है, बद इंतज़ामी है, ठीक है, चाहे वो माइक्रो लेवल पे है चाहे वो मैक्रो लेवल के ऊपर है, ठीक है। हमारे पास जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है, वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही। जैसे आप देख लें, कभी स्कूल बंद हैं तो कभी खुले हुए हैं, कभी कुछ है, ठीक है। और अगर स्कूल के अंदर सर ये भी देखने में आ रहा है, अगर बंद है वो ऑनलाइन सिस्टम है। जी, तो मैं ये भी देखता हूँ, एक बच्चा जाता है, जाके पढ़ता है, टीचर्स के साथ बात करता है, फेस आपस में देखता है, सब कुछ है, और एक बंदा सिर्फ वो मोबाइल ऑन किया उस पे कर रहा है। तो इसमें भी काफी सर, बल्कि ऐसे नहीं है, ऐसे बच्चे हैं जो कि मोबाइल ऑन करके तो खुद अपने काम लग जाते हैं। अच्छा, ठीक है। हमारे एक प्रोफेसर को कहते हैं जी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि बच्चा तो दही लेने गया। मैंने कहा कहाँ थे तुम? उन्होंने कहा जी कि वो माउस की कहते मैं दही लेने भेजा हुआ था।
अब आप देख लेना वो स्टडी क्या होगी। अगर हमारा टीचिंग और जो है ना लर्निंग प्रोसेस यानी एजुकेशन प्रोसेस वो क्लास के अंदर जो है वो एक यूज़फुल और बेनिफिशियल नहीं है, तो आप ऐसे बच्चों से, ऐसे लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर रहे होंगे अगर क्लास में अटेंटिव नहीं है। फिर इसके बाद है कि जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन है यानी तालीम का जो म्यार है उसके अंदर भी बड़ी कमियां हैं। ठीक है, आपका मैंने यहाँ पे जो है वो देखता रहता हूँ आपके इंटरव्यूज़, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। तो उसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा कि ये हमारी दौड़ लग गई है गेम ऑफ नंबर्स। ठीक है, गेम ऑफ नंबर्स मैं आपको यहाँ पे डिफाइन करता हूँ कैसे। गेम ऑफ नंबर्स क्या है कि मेरे बच्चे के नंबर ज़्यादा आ जाएं। ठीक है, ठीक है, सुबह स्कूल या कॉलेज, शाम को एकेडमी, जितने घंटों की कॉलेज है इतने घंटों का एकेडमी है। पेरेंट्स दुआएं, अब जब रिजल्ट आता है क्रेडिट एकेडमी ले जाती है, बच्चा थका हुआ कॉलेज से भी और एकेडमी से भी। दूसरे नंबर पे है स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो कॉलेज कामयाब होगा जिसके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। दिस इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू मी गेम ऑफ नंबर। गेम ऑफ, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट आ गए तो फिर स्टूडेंट्स के नंबर आने चाहिए। ठीक है, ऐसे अर्निंग इंक्रीज होगी। ठीक है, लेकिन एजुकेशन की तरफ जो है वो जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट जो है उनका ध्यान जो है वो कम होता है। क्योंकि अगर कुछ मोटिवेट किया गया एजुकेशन की तरफ या इधर थोड़ी कुछ सख्ती का मुजाहरा किया गया, इस लेवल के ऊपर सख्ती कोई स्कूल लेवल की तो नहीं होती, लेकिन ये कस्टमर है, जैसे मैंने शुरू में कहा बिजनेस बन गया है, तो बिजनेस के जैसे कस्टमर नाराज़ हो जाएंगे। उनके पास ऑफर, जैसे आप जिस यूनिवर्सिटी के अंडर होते हैं वो आपके साथ बिजनेस कर रही है और फ्रेंचाइज यहाँ से आपने ली हुई है, आगे आपके कस्टमर माशरा बन जाता है। इसके अलावा हमारे पास सोर्सेज की कमी है, वसाइल की कमी है। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर को देखें या प्राइवेट सेक्टर को देखें तो कुछ ना कुछ सोर्सेज ऐसे हैं, जैसे हम कहें जी कोरोना आ गया या कुछ और प्रॉब्लम है तो हम सारे क्लासरूम्स में इंटरनेट की फैसिलिटी जो है वो नहीं दे सकते। फिर हमारे तालीम के अंदर जो है वो बैलेंस नहीं है। ठीक है, गरीब के बच्चे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे होंगे और जो जितने अफोर्ड कर सकता है वो बड़े हाई फाई इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में दे रहे होंगे। देखना यह है कि क्या एजुकेशन है कि नहीं है। ठीक है, स्वाय थोड़ी सी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव करने के, ठीक है, आई कैन बेट, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप सर्वे कर लें, ठीक है, एजुकेशनल लेवल के ऊपर, ठीक है, टू ग्रेट एक्सटेंट कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा। बुक्स और हैं, सिलेबस में डिफरेंस है, यूनिफॉर्म के अंदर डिफरेंस है, फ़ी पैकेज के अंदर डिफरेंस है, सैलरी पैकेज के अंदर डिफरेंस है। ये अदम मसावात का जो है एक पहलू है, इस वजह से भी हमारे माशरे के अंदर ये एक अप्स एंड डाउन जो है ये आ रहे हैं। और तालीम के निज़ाम में जो है वो करप्शन, ठीक है, बदनवानी जो है वो देख लें। फिर सिलेबस को आप देख लें, सिलेबस वही पुराना। मेरे टीचर्स ने जिन्होंने मिस्टर चिप्स पढ़ा था, आगे हमने उनसे पढ़ा, हम भी मिस्टर चिप्स हमने पढ़ा, मैंने आगे पढ़ाया, मैंने मिस्टर चिप्स पढ़ाया, अब मेरे के स्टूडेंट्स हैं वो भी मिस्टर चिप्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब उसके अंदर कोई वैल्यूज चेंज नहीं है, उसके अंदर कोई मजीद नॉलेज ऐसा चेंज नहीं हुआ। एस्टेब्लिशमेंट सर स्किल्ड नहीं है। हम बुक्स पढ़ा रहे हैं, हम टीचर जो हैं एजुकेशन प्रोसेस के अंदर हम पढ़ते हैं, बोर्ड पे लिखते हैं, बोर्ड से बच्चा फिर कॉपी पे नोट करता है, ये ट्रायंगल बन रही है। हमने नॉलेज गेन किया, बोर्ड पे लिखा या बोले, बच्चे ने नोट किया, नोट करके फिर आए, स्किल नहीं है। जब हम पढ़ते थे क्लास 6 में कोई वुड वर्क्स था, कोई इलेक्ट्रिसिटी का था, कोई और डिफरेंट। अब यूरोप में जाए तो बच्चे जो हैं उनको स्कूल लेवल से टेक्निकल काम से स्किल सिखाते। आज पीएचडी और एमफिल भी लोग जो हैं वो स्किल सीखने के पीछे लगे हुए हैं। सबसे बड़ा अदम इस्तेकाम अभी ये आ रहा है कि पढ़े लिखे लोग, फेसबुक आप देखें जी, मैं 1000 रुपये में कोर्स करा दूंगा जी, मैं 370 में कोर्स करवा दूंगा, मैं 5000 में कोर्स करवा दूंगा। ठीक है, अगर शुरू से टेक्निकलिटीज और टेक्निकल और स्किल्स सिखाई होती तो माशरे के अंदर जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो ना होती। तालीमी इदारों में अक्सर तालबात या तलबा क्लासरूम में फेड अप नजर आते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात होती है, इस बारे में कुछ बताएंगे? जी, इसके पीछे तो मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट्स की डिसइंटरेस्ट है। ठीक है, अब बाज़ दफ़ा उनकी सिलेक्शन ऑफ डिसिप्लिन यानी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स जिन्हें कहते हैं वो ठीक नहीं होती, काउंसलिंग ठीक नहीं होती, और वो ज़हन के अंदर लेके आए होते हैं कि हमने थोड़ा सा इंजॉय करना है, फ्रीडम ऑफ माइंड हमें चाहिए, तो ये मेरी इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं।
या ये टीचिंग मेथडोलॉजी मेरे इंटरेस्ट की नहीं, या ये टीचर जो है वो मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, तो उस वजह से ये एक डिसइंटरेस्ट जो है वो पैदा होती है। देखिए क्या होगा एक माशरे के अंदर जब एक मैनेजमेंट एक कल के बच्चे को उससे फीडबैक लेती है एक टीचर का, एक बच्चे से, दूसरे बच्चे से, तीसरे बच्चे से, ठीक है, ये बातें बड़ी ट्रुथ पे बेस कर रही हैं जो मैं कर रहा हूँ कि इसको अगर फराग दिली से और वसीउल कल्बी और वसीउ ज़हनी से सुना जाएगा तो बातें सच हैं जो मैं कह रहा हूँ, सच है, बिल्कुल हकीकत। लेकिन है बेटर। तो लोग जो हैं वो जो बच्चे जो हैं या इस तरह से, या फिर कम बस बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि टीचर के पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, लैक ऑफ टेक्निक्स होता है, लैक ऑफ मेथडोलॉजी होता है, या वो अपने आप को उस लेवल पे नहीं लेके आता जहाँ पे उसने टीच करना है। तो डिसइंटरेस्ट की प्रॉब्लम दोनों तरफ से आ सकती है। ठीक हो गया जी। अब आ जाए कि वालिदैन और टीचर की तरफ, वालिदैन और टीचर में वो कौन सी मुश्तरका बात या तरीकाकार होना चाहिए इन फ्यूचर, एक स्टूडेंट एक अच्छा इंसान, एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर या अच्छा वकील, एज ए बिजनेसमैन वो बन सकता हो, वो कौन सी वालिदैन और टीचर को स्टूडेंट के साथ बातें शेयर करनी, स्टडी का तरीका पढ़ाना, इस बारे में कुछ बताएं। वालिदैन को भी मैं आपकी वसासत से ये कहना चाहता हूँ कि आप कोई वो बातें या जो टीचर आपके साथ काम करते हैं या जो चीज़ें आपको पता है मैं भी उनको ना पता हो, जी जी ठीक, तो मैं चाहता हूँ इस बारे में भी कुछ ना टीचर और वालिदैन को गाइड करें। जी, मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स को यानी वालिदैन को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट के साथ रखनी चाहिए, अटैचमेंट रखनी चाहिए। ठीक है। अगर पेरेंट्स में दोनों एक इधर हैं, बाज़ के फादर्स बाहर हैं, मदर्स इधर हैं, और उन्हें नहीं पता कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं और क्या हो रहा है, हल्का सा वो टच ही रखें ना, फ़ोन कर लें, मैसेजिंग पे रिपोर्ट पहुंच जाए, या वीक में या मंथ में एक दफ़ा चक्कर लगा लें और बच्चे को सामने बिठा के बड़े पोलाइट वे में उसकी जो है वो प्रोग्रेस को पूछें, उसकी जो इम्प्रूवमेंट हो रही है या वो डिक्लाइन हो रहा है, वो किधर जा रहा है, वो अगर डिस्कस कर लिया जाए तो बहुत जो है वो फ़र्क पड़ सकता है। ठीक। अब इसी तरफ आ जाए, एक टीचर जो है सर उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, इस बारे में भी थोड़ा सा। टीचर को जी स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ओन करना चाहिए, ठीक है, चूँकि एक पेरेंट्स की जगह पे है, बच्चों को समझना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स की जगह पे है, और टीचर को बच्चों के लेवल पे आके और जदीद नॉलेज के साथ जो फी ज़माना चल रहा है उन स्किल्स का यूज़ करते हुए, और बच्चों के लिए जितना, देखें नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते हों को थाम ले सके। टीचिंग ये है कि जो बच्चे किसी लेवल के नहीं हैं उनको उस लेवल पे ले के आना, ठीक है, असल काम टीचिंग जो है वो ये है। ज्यादा यही होता है जी, ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, ठीक है यार इसको थोड़ा इग्नोर कर दो, जो स्टडी में जा रहे हैं इनको ठीक है ये पढ़ रहा है, इसको थोड़ी मजीद पुश करेंगे, मजीद अच्छा हो जाए। अगर एक स्टूडेंट बिल्कुल ही रग़बत नहीं रखता इसकी तरफ, स्टडी की तरफ, लेकिन वालिदैन भी कह रहे हैं, ज़ाहिर वालिदैन कोई भी है उसकी ख्वाहिश है मेरा बच्चा एक इन फ्यूचर अच्छा डॉक्टर बने या कोई भी है उसमें होती है, तो अगर एक स्टूडेंट आप समझते हैं कि यार इससे मैंने सभी तरीके सभी जो काम है करवा लिए लेकिन ये नहीं हो रहा, ठीक है जी जी, मेरा ज़हन है उसको छोड़ देना तो कोई सलूशन नहीं है, उसका कोई ना कोई तो हल होना चाहिए। आपकी नज़र में अगर ऐसा कोई स्टूडेंट होता है या तलबात होते तो उनके लिए क्या सलूशन इख्तियार करना चाहिए? जी, मेरा तो ख्याल है कि अगर वज़ीद हों पेरेंट्स कि जी हमने बच्ची या बच्चे को पढ़ाना है, फिर तो ऐसे मैनेजमेंट और ऐसे वालिदैन को उस टीचर की खिदमत करनी चाहिए जितनी हो सके कि हमारे बच्चे के ऊपर फोकस करें। क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर टीचर कहता है जी कि मैं छुट्टी के बाद कोई 2 घंटे मज़ीद इस बच्चे पे मेहनत करूँगा, तो अब माशरे में वो रह रहा है, उसके भी लवाजमात हैं। जी बिल्कुल। तो जिस पेरेंट्स को ऐसी प्रॉब्लम है कि टीचर ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया या वालिदैन ने भी कर लिया, नहीं हो रहा जी, तो ऐसे तो अगर वो एकेडमिक्स में यानी एजुकेशन में रखना चाहते हैं तो फिर वो इजाफी खिदमत और टीचर की खिदमत करते हुए वो सर्विसेज लें। दूसरा तरीका जो है या दूसरी जो चीज़ है, बड़े अच्छे तरीके से काउंसलिंग करके उस बच्चे को किसी अच्छी फील्ड में अच्छी स्किल सिखा के जो उसकी इंटरेस्ट की है, यानी काउंसलिंग से ही बार मैं शुरू वाले चीज़ पे चले जाता हूँ
काउंसलिंग करने से पता चलेगा कि वो किधर जा रहा है। बात याद रखें, हमारा एनवायरनमेंट जो है ना वो बड़ा काउंट करता है। अगर क्लासरूम के अंदर कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं तो लर्निंग नहीं हो सकती। जिन बच्चों के साथ माशरे में बच्चा उठता बैठता है उसका माइंड भी वही बन जाएगा। आप उसे देखें जी कि बच्चा कहीं कोई टेक्निकल स्किल को सीखना चाहता है, ठीक है, जैसे हमारी तहसील के अंदर तो लोग ज़्यादा यही है कि हमें बाहर भेज दें, 80-85 लाख रुपए लगा के बाहर भेज दें जी, बाहर भी जाकर उन्होंने काम ही करना है, 18-18 16-16 घंटे काम करना है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारे एक सेकंड ईयर की इंग्लिश के अंदर ये एक टॉपिक है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो उसके अंदर एक शिक ये भी है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं स्कूल में जो कॉलेज में पढ़ने नहीं आते, वो टाइम गुजारी के लिए आते हैं, कुछ स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो है उनका सलूशन जो है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर के पास या टीचर के पास नहीं है, ठीक है। सलूशन उसका है, उसका सलूशन जानता है कौन? ही हिमसेल्फ, वो खुद उसके पास उसका सलूशन है। काउंसलिंग करें, वो बताए जी मैं क्या करना चाहता हूँ, आप उसको अच्छी राय दे के उस तरफ लगा दें पॉजिटिव साइड पे। ये जो पनिशमेंट, सजा, अक्सर टीचर होते हैं। अभी आप और मैं अगर अपने दौर में चले जाए ना तो होता था यार वो फलाना जड़ा मास्टर है ना रियाजी दा, वो नहीं फंडना है, बाकी 5 पीरियड या 6 पीरियड ने कि वो दा दपा लग जाए, होता था ना बिल्कुल आपके दौर में, मेरे में। अभी थोड़ा कि चेंजिंग आ गई, लेकिन फिर भी कुछ टीचर ऐसे हैं जी जी, आपकी नज़र में सज़ा देना ये ठीक है या कि नहीं देनी चाहिए, इस बारे में कुछ? जी ज़रूर सर, हमारे सिर्फ स्कूलों के नहीं, हमारी मसाजिद और मदारस के भी हालात नहीं है जी बिल्कुल। अगर पनिशमेंट के बारे से देखा जाए, पनिशमेंट का जो है वो कंसेप्ट तो अल्लाह ने भी रखा है, जज़ा और सज़ा का। अब जो दौर आ गया है इसमें रिवार्ड एंड पनिशमेंट नहीं है, अब रिवार्ड एंड रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, ठीक है, देखें बच्चे को अब खड़ा कर दिए, पनिशमेंट है। बच्चे को आपने उसकी रिसेस बंद कर दिए, पनिशमेंट है। बच्चे को आपने उसकी छुट्टी से आपको लेट आपने भेज दिया, पनिशमेंट है। ठीक है, अब वेरी करता है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हैं जहाँ पे गरीब का बच्चा पढ़ रहा है तो आप उससे फेंटी लगा दें, और प्राइवेट स्कूल में जहाँ पे आप 25,000 रुपये ले रहे हैं फीस, तो वहाँ पे आप बच्चे को टच भी नहीं कर सकते। इवन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के अंदर यू आर नॉट अलाउड टू शेक हैंड, यू आर नॉट अलाउड टू टच एनी किड। अच्छा, टच भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। वहां पे आप देखेंगे टीचर का क्या मकाम होगा बच्चे की नजर में। हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो जो फिजिकल या कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है ये नहीं होनी चाहिए। बच्चे को पनिश करने के, उसे सिखाने के और बहुत सारे तरीके हैं जो कि फी ज़माना टीचर को पता होते हैं, पेरेंट्स को पता होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा यार तुम ये बच्चे से कहते हैं काम करोगे मैं तुम्हें ये चीज़ खिला दूंगा, ये ले दूंगा, वो कर देता है। तो अब जब बच्चे को ये हो कि जी मुझे मेरी पनिशमेंट बंद हो जानी, मेरी सेस बंद हो जानी है, मेरी ब्रेक बंद हो जानी है, मेरी छुट्टी लेट हो जानी है, ठीक है, मुझे लंच नहीं करने देना, तो उसके लिए है कि मैंने ये पूरे दिन का जो काम है क्लियर करना है, तो तब मुझे छुट्टी। सारे बच्चों के अंदर मुझे खड़ा किया जाएगा तो मेरी इंसल्ट होगी। ठीक है, तो मैं समझता हूँ पनिशमेंट के तरीक़ेकार डिफरेंट करने चाहिए, और पनिशमेंट जो है वो इन पॉजिटिव सेंस इसका कंसेप्ट होना चाहिए, देना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सा डर रहेगा तो बच्चा इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा। मैंने देखा है आजकल, या कुछ सुना भी है, आप तो टीचर हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, पहले जो असातिज़ा इकराम थे सर या मौजूदा हैं, जी जी, आपकी नज़र में इनकी रिस्पेक्ट में कुछ फ़र्क पड़ा है, या क्या आप समझते हैं कि नहीं सेम लाइक वही चल रहा है? जी जी, नहीं सर, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। अगर हम नज़र दौड़ाएं माजी के दरीचों में देखें तो अगर कुछ टीचर से सीखा नहीं होगा, लेकिन उनका दिल में खौफ था, खौफ की वजह से इज़्ज़त थी। आज भी हमें टीचर मिलते हैं, अब मेरे कई टीचर हैं जिनकी हाइट मुझसे छोटी है, लेकिन मैं आज भी उनके घुटनों तक झुकता हूँ और वो बड़े प्यार से मिलते हैं और इज़्ज़त करते हैं कि हमारा स्टूडेंट है। तो जब एक टीचर आज का वो अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठ के तो मोबाइल एक्सचेंज करे, स्मोकिंग करे, खाने खाए, उसके कंधों पे हाथ रखे, उसको बगलगीर हो, ठीक है, उसके साथ उठना बैठना हो, ठीक है, जिसको मॉडर्न ट्रेंड्स तो कहा जा सकता है, लेकिन उसके जो सब्सिक्वेंट रिजल्ट्स है ना
वो इतने अच्छे नहीं होते। शायद मेरी बात से डिसएग्री किया जाए, ठीक है, बच्चों के साथ बैठें, आप गपशप लगाएं, सब कुछ Distance, करें, लेकिन distance. एक डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, डिस्टेंस सर वो खत्म हो गया, वो डिस्टेंस खत्म हो गया है, जिसकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट का जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया। सर आपसे बातें कर रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन मिल रही है, इतना मज़ा आ रहा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम का होता है। जी सर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपसे नशिस्त रखेंगे। जी, most बहुत welcome. मज़ा आया आपसे बात Most करके, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। जी, मैं Thank आपका you. शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया, और मैं थोड़ा सा इस पे आपके साथ गुफ्तगू शनीद हुई, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शायद जिसका जो है वो लोगों को किसी न किसी को फ़ायदा हो। मैं खाली एक बहुत बड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल था, तो वहाँ जॉब करता था, तो पीटीएम वहाँ पे होती 10-10 मिनट की। तो एक मैं पीटीएम जो है वो कर रहा था, एक पेरेंट टीचर मीटिंग कर रहा था मैं 10 मिनट की। तो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे दिए, तो एक मदर जो थी जिनका नेक्स्ट टर्न थी मीटिंग के लिए, तो वो उठ के चली गई। तो मैंने कहा जी आप के अब टर्न है? उन्होंने कहा नहीं, मुझे आपकी गुफ्तगू से जो है वो अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, मैंने मीटिंग को नहीं करनी। आज मैंने बच्चे को जाकर मारना था, लेकिन मैं अब मुझे सोल्यूशन मिल गया है। ठीक है, तो शायद बातें जो हैं वो किसी के काम आ जाएं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाइस, थैंक यू। माय प्लेजर।